दोस्तों, अब विदेशी कंपनी सरकार से सर्टिफिकेट लेकर चोरी करना चाहती है, जिससे टैक्स भी बचे और भारतीय मार्केट से पैसा भी कमाया जा सके। और कमाल की बात यह है कि ये कंपनीज उस लूप होल का फायदा उठाना चाहती हैं, जिसे असल में सरकार ने भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बनाया था। लेकिन अब यही सरकार ऐसी कंपनी के सामने जिद पर अड़ चुकी है और चीनी सामान को किसी भी कीमत में एंट्री नहीं देना चाहती। दरअसल व्हाइट गुड्स और फुटवियर्स को भारत में बेचने के लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब अगर फैक्ट्री भारत में है तो सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर फैक्ट्री किसी विदेशी जमीन पर है तो सरकार इस तरह के सर्टिफिकेट को देने में आनाकानी करती है। दोस्तों, अब यहाँ पर दूसरे देशों से मतलब हमारा चीन से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन देशों से है जिन देशों की इकोनॉमी चीन के भरोसे चलती है। एग्जाम्पल के लिए थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश। आपको बता दें कि इन देशों को चीन अब अपने लिए गेटवे की तरह इस्तेमाल करता है। मतलब ये कि जिन देशों में चीनी प्रोडक्ट बैन है, उन देशों में बताए गए देशों के जरिए सामान एक्सपोर्ट किया जाता है। लेबल पे भले ही मेड इन वियतनाम या मलेशिया लिखा हो, लेकिन असल में प्रोडक्ट चीन में बने होते हैं और भारत में भी ऐसा ही करने का प्रयास किया जा रहा था। नाइकी जैसी फुटवियर कंपनी की कुछ फैक्ट्रीज वियतनाम और इंडोनेशिया में स्थित है और नाइकी चाहता है कि भारतीय सरकार इन दोनों देशों से इंपोर्टेड जूतों को BIS सर्टिफिकेट दे। लेकिन सरकार का मानना है कि इस तरह के सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये कंपनी चाइनीज जूतों को इन दोनों देशों के रास्ते भारत लाने का प्रयास करेगी। वैसे ही AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि मित्सुबिशी और करियर भी थाईलैंड और वियतनाम से बनी बनाई AC भारत में लाना चाहती हैं, लेकिन सरकार के कड़े रुख की वजह से अब इन्हें लोकल ऑप्शंस तलाशने पड़ रहे हैं। यही वजह है कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक अब करीबन 1900 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई में कंप्रेशर प्रोडक्शन यूनिट लगाने जा रही है और 2000 तक यूनिट में कंप्रेशर का प्रोडक्शन भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस यूनिट में हर साल 3 लाख AC और करीब 6.5 लाख कंप्रेशर प्रोडक्शन होगा और इस यूनिट से मित्सुबिशी और दूसरे AC मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंप्रेशर सोल्ड आउट किए जाएंगे। इसी तरह नाइकी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तरह काम करने वाली ताइवानी कंपनी कोचिन भी तमिलनाडु में करीब 2300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से एक प्रोडक्शन यूनिट खोलेगी, जिसको लेकर इसी साल के अप्रैल में अग्रीमेंट साइन कर लिया गया था। अजीब बात यह है कि मैन्युफैक्चरर को सरकारी इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा इंसेंटिव देने को तैयार है, लेकिन अभी तक भारत को केवल एक मार्केट की तरह ही देखा जा रहा है। लेकिन इस बार सरकार ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है और साफ तौर पर यह बताया है कि अगर भारतीय मार्केट में बेचना है तो भारत में ही बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी कई सालों से भारतीय मार्केट को चीन दूसरे दरवाजों के जरिए लूट रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे चीन के लिए दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को कंट्रोल करने वाले देशों के साथ में इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है कि वो लगातार कच्चे तेल की कीमतों पर से अपना कंट्रोल खोते चले जा रहे हैं और इससे डेफिनेटली भारत को बड़े फायदे होने वाले हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों पर जो एक बड़ा मुनाफा हुआ करता था वो अब घट जाएगा और मौजूदा वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब भी कच्चे तेल की कीमतों पर से अपना कंट्रोल खो चुका है। सऊदी अरेबिया वही देश है जिसने कुछ समय पहले यानी कि अक्टूबर के महीने में यह अनाउंसमेंट की थी कि नवंबर तक अपने क्रूड ऑयल से प्रोडक्शन को कट करेंगे। इसके बाद उन्होंने नवंबर में भी इसी फैसले को एक्सटेंड किया और दिसंबर तक अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को काट दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ें और ये देश मोटा पैसा कमा सकें। लेकिन अब शायद इनका तीर इन्हीं के ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं और मार्केट में कई बड़े प्लेयर्स भी आ चुके हैं जो अब प्राइस कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सऊदी अरेबिया की अगर बात की जाए तो सऊदी अरेबिया भी ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जो क्रूड ऑयल की सप्लाई मैनेज करने के लिए काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है और कंट्रोल करने के लिए काफ़ी बड़ा कंट्रोल ओपेक कंट्री का भी रहता है। प्राइस कंट्रोल के लिए इस समय इसके बड़े मेंबर्स हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और इस लिस्ट में वेनेजुएला को भी शामिल किया गया है और रिसेंटली अमेरिका की तरफ से भी वेनेजुएला के सभी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, यानी कि वेनेजुएला भी अब बड़े स्तर पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। वहीं इस लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम शामिल होता है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका का,
और अमेरिका ने भी अपने क्रूड ऑयल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जहां नए नए ऑयल फील्ड डिस्कवर किए जा रहे हैं और अमेरिका 10 से 12 मिलियन बैरल पर डे कच्चे तेल का प्रोडक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो गैप था वो नहीं हो पा रहा और इसके कारण भी प्राइस नहीं बढ़ पा रहे। तीसरे बड़े कारण की बात की जाए तो रिसेंटली रिपोर्ट सामने निकल कर आई कि भारत जिस तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है, किसी भी और देश के अंदर इतनी तेजी से ग्रोथ नोटिस नहीं की गई। और ग्लोबली नोटिस किया जाए तो लगभग सभी डेवलप कंट्री की अर्थव्यवस्थाएं इस समय डिक्लाइन फेज यानी कि नीचे की तरफ जा रही हैं, जहां चाइना जो कि अपनी एनर्जी ज़रूरतों का काफ़ी बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल और गैस के माध्यम से ही पूरा करता है, वहां पर भी डिक्लाइन देखा गया है। और इस समय फैली महामारी की वजह से चीन की हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसलिए मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन था वो भी कम हो चुका है। और एक और इम्पॉर्टेंट कारण की बात की जाए तो पूरी दुनिया इस समय रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने जा रही है। लगातार कॉपर के प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहे हैं, लिथियम और जितने भी एनर्जी स्टोरेज एनर्जी प्रोडक्शन मशीनरी है उन पर बड़े स्केल पर रिसर्च हो रही है। और दूसरी तरफ आपने नोटिस ये भी किया होगा कि यूरोप की तरफ से कार्बन बॉर्डर रूल को भी लाया जा चुका है, जिसके बाद अब बड़े स्तर पर अलग अलग इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के अंदर कार्बन एमिशन भी नहीं किया जाएगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो क्रूड ऑयल के कंजम्पशन को कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में तेल ज़्यादा है और तेल ज़्यादा है तो कीमतें भी कम हैं। और इसीलिए जो भी देश अब कीमतों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे वो कीमतें बढ़ा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। धन्यवाद।